नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, करेंसी और कमोडिटी फ्यूचर्स। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बड़ा जरूरी। बिल्कुल, ये हमारी अर्थव्यवस्था से और हाँ, ट्रेडिंग से भी काफी गहराई से जुड़ा है। हाँ, और आज हम ज़ीरोधा वर्सिटी के करेंसी और कमोडिटी फ्यूचर्स मॉड्यूल से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे जरूरी और रोचक जानकारी है उसे एकदम आसान भाषा में समझें। मतलब करेंसी और कमोडिटी की बेसिक बातें क्या है, कौन सी चीजें इन्हें घटाती बढ़ाती हैं, और ट्रेडिंग की कुछ बारीकियां। बिल्कुल। शुरुआत एक बड़े मजेदार सवाल से करते हैं। ज़ीरोधा के लेखक ने बताया था कि उनकी बेटी ने ऑस्ट्रिया में पूछा, पापा 25 यूरो 25 रुपए क्यों नहीं होते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों के सवाल अक्सर मुद्दे की जड़ तक पहुंच जाते हैं। सही कहा। और ये जो फर्क है, यही तो करेंसी ट्रेडिंग का बेस है ना? एकदम। ये फर्क ही बताता है कि दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनकी नीतियां, उनकी स्थिरता सब अलग अलग हैं और इसी फर्क पर ट्रेड होता है। अच्छा, तो ये ट्रेडिंग होती कैसे है? मैंने सुना है करेंसी हमेशा पेयर्स में ट्रेड होती है, जैसे यूएसडी INR। हाँ बिल्कुल, आप अकेले डॉलर या अकेले रुपए पर ट्रेड नहीं करते। हमेशा एक जोड़ी होती है, बेस करेंसी और कोटेशन करेंसी, जैसे USD INR बराबर 75। ओके। इसमें बेस करेंसी यानी USD हमेशा एक यूनिट होती है और ये 75 बताता है कि $1 के बदले कितने रुपए मिलेंगे। तो जब कोई ट्रेडर मान लीजिए USD INR खरीदता है, तो उसका एक तरह से ड्यूल व्यू होता है, मतलब दो चीजों पर एक साथ वो दाव लगा रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर कोई USD INR खरीद रहा है तो वो मान रहा है कि USD मजबूत होगा, मतलब डॉलर पर बुलिश है, और INR कमजोर होगा, यानी रुपए पर बेरिश है। अच्छा, और अगर रेट 75 से 76 हो जाए तो मतलब डॉलर मजबूत हो गया और रुपया कमजोर। हाँ जी बिल्कुल, यही पूरा खेल है करेंसी के मजबूत या कमजोर होने का। तो ये जो करेंसी की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं, इसमें सिर्फ मार्केट की मांग सप्लाई का ही रोल नहीं होता होगा, बाहरी घटनाओं का भी असर पड़ता होगा। अरे बहुत ज्यादा। आप ब्रेक्जिट को ही ले लीजिए, वो एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, ब्रेक्जिट, कैसे उसने पाउंड को हिला दिया था। बिल्कुल। जैसे ही यूके ने फैसला किया कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलेगा, एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। भविष्य में क्या होगा, ट्रेड कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। निवेशकों में डर फैला और उन्होंने फटाफट पाउंड यानी GBP बेचना शुरू कर दिया। नतीजा, पाउंड की कीमत तेजी से गिरी। तो एक राजनीतिक फैसले का इतना बड़ा असर पड़ा। और रोजमर्रा में कौन सी चीजें असर डालती हैं? रोजमर्रा में भी कई चीजें हैं, जैसे ब्याज दरें। अगर किसी देश का सेंट्रल बैंक, मान लीजिए RBI या US फेड, ब्याज दरें बढ़ाता है, हाँ, तो उस करेंसी में निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाता है। विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, करेंसी की डिमांड बढ़ती है और वो मजबूत होती है। अच्छा। इसी तरह महंगाई के आंकड़े, ट्रेड डेफिसिट, मतलब कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क है, GDP ग्रोथ, ये सब रोज ही करेंसी की वैल्यू पर असर डालते हैं। और ये सारे फैक्टर्स सिर्फ करेंसी पर ही नहीं, बल्कि सोने जैसी कमोडिटीज पर भी असर डालते होंगे। सोना तो वैसे भी मुश्किल समय का साथी माना जाता है। सही कहा। सोने की बात करें तो एक टर्म आती है लंदन फिक्स। ये क्या चीज है? हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। देखिए, लंदन फिक्स सोने की कीमत तय करने का एक काफी पुराना पारंपरिक तरीका था। लंदन के कुछ बड़े बैंक दिन में 2 बार, सुबह और शाम, मिलकर एक बेंचमार्क कीमत तय करते थे। अच्छा, मतलब एक तरह का रेफरेंस रेट। हाँ बिल्कुल। हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जमाने में इसका सीधा असर उतना नहीं रहा, पर यह ऐतिहासिक रूप से जरूरी है। और भारत में जो सोने का भाव होता है, वो इंटरनेशनल भाव से अलग क्यों होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, भारत सोने का बहुत बड़ा आयातक है, मतलब हम बाहर से खरीदते हैं ज्यादातर सोना। तो जो अंतरराष्ट्रीय कीमत होती है, जो डॉलर प्रति ऑन्स में होती है, पहले तो उसे रुपए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। फिर उस पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, फिर GST लगता है, और फिर बैंक या जूलर्स अपना खर्चा और मुनाफा जोड़ते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर भारत में सोने की हाजिर यानी स्पॉट कीमत बनती है, जो इंटरनेशनल रेट से ज्यादा होती है। समझ गई। और फ्यूचर्स की कीमत भी इसी स्पॉट कीमत से जुड़ी होती है? हाँ, फ्यूचर्स कीमत स्पॉट कीमत पर ही आधारित होती है, जिसमें फ्यूचर की कॉस्ट ऑफ कैरी वगैरह जुड़ जाती है। अच्छा, सोने और डॉलर के रिश्ते के बारे में भी एक आम धारणा है कि ये उल्टा चलते हैं, मतलब डॉलर ऊपर तो सोना नीचे। अक्सर ऐसा देखा जाता है, हाँ, पर यह कोई 100% नियम है। लॉजिक ये है कि सोना ग्लोबली डॉलर में कोट होता है। ओके। तो जब डॉलर मजबूत होता है, तो जिन देशों की करेंसी कमजोर है, उनके लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है।
तो मांग घट सकती है और कीमत गिर सकती है। और डॉलर कमजोर हो तो उल्टा। हाँ, तब सोना सस्ता लगने लगता है और मांग बढ़ सकती है। लेकिन कभी-कभी जैसे किसी बड़े ग्लोबल संकट के समय लोग सुरक्षा के लिए डॉलर और सोना दोनों खरीद सकते हैं, तो ये रिश्ता थोड़ा डायनामिक है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब कमोडिटीज में निवेश का एक और जरिया है जो भारत में अब काफी पॉपुलर हो रहा है, कमोडिटी ऑप्शंस। ये इक्विटी ऑप्शन से थोड़े अलग है ना? हाँ, इनमें एक बड़ा फंडामेंटल फर्क है। ये इक्विटी ऑप्शंस की तरह स्पॉट पर बेस नहीं होते। ये असल में फ्यूचर्स पर ऑप्शन होते हैं, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स पर ऑप्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनका अंडरलाइंग एसेट उस कमोडिटी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि वो कमोडिटी खुद। इसी वजह से इनके प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए ब्लैक एंड शोल्स मॉडल नहीं। अच्छा, तो कौन सा मॉडल यूज होता है? इसके लिए ब्लैक 76 मॉडल इस्तेमाल होता है। ये मॉडल फ्यूचर्स की कीमतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ओके, ब्लैक 76। और इनकी एक्सपायरी भी अलग तरह से होती है, कुछ डिवॉल्वमेंट जैसा होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इक्विटी ऑप्शंस तो एक्सपायरी पर कैश सेटल हो जाते हैं, पर कमोडिटी ऑप्शंस अगर एक्सपायरी पर इन द मनी आईटीएम है तो वो कैश में सेटल नहीं होते। तो फिर क्या होता है? वो अपने आप उसी कमोडिटी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाते हैं। इसी प्रोसेस को डिवॉल्वमेंट कहते हैं। अरे मतलब अगर किसी ने ऑप्शन बेचा है और वो आईटीएम एक्सपायर हुआ तो उसके अकाउंट में फ्यूचर्स की पोजीशन आ जाएगी। बिल्कुल, और उस फ्यूचर्स पोजीशन के लिए पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेडर्स को एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन मैनेज करनी पड़ती है, वरना मार्जिन का झटका लग सकता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है ट्रेडर्स के लिए। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया, करेंसी की वैल्यू क्यों बदलती है, ब्रेक्सिट जैसी घटनाओं का असर, भारत में सोने की कीमत का राज और कमोडिटी ऑप्शंस की ये खास बातें। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि ये सारे बाजार, करेंसी, कमोडिटीज, यहाँ तक कि इक्विटी भी आपस में कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर दूसरी जगह दिखता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल पुथल होती है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। क्या ये सिर्फ एक सोचा समझा आर्थिक फैसला होता है, या इसमें कहीं ना कहीं हमारी असुरक्षा का मनोविज्ञान, वो सेफ हेवन वाली भावना ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है? सोचिएगा जरूर।